नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले 2 सेशन से हम काल यानी कि टेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी हम भूतकाल को पढ़ रहे हैं और भूतकाल के जो 5 भेद मैंने आपको लिखवाए हैं उन्हें हम पढ़ रहे हैं। और पिछले सेशन में हमने भूतकाल के 3 भेदों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप सभी अपने इन पिछले सेशंस में पढ़ाए गए जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी को रिवाइज करेंगे, उन सभी को घर में एक बार पढ़ेंगे और उसी के आधार पर कुछ आप वाक्य बनाएंगे जो कि भूतकाल से संबंधित हो और सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल के अलग अलग एग्जाम्पल हो। तो आशा करती हूँ कि आपने अपना होमवर्क किया होगा, आपने इसे घर में रिवाइज किया होगा। आज भी हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी के भूतकाल के बाकी के भेदों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। तो कॉपी पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं हम आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि आपने अपनी कॉपी में देखा होगा कि इससे पहले हम भूतकाल के भेदों को पढ़ रहे हैं। भूतकाल के भेदों में हमने यहाँ पर 3 भेदों को भूतकाल के पढ़ा। सबसे पहले सामान्य भूतकाल, और जो कि क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम के बीते समय में होना पाया जाता है, यानी कि काम बीते हुए समय में पूरा हो गया होता है, उसको हमने यहाँ पर लिखा और इसके उदाहरण भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए। सामान्य भूतकाल में यहाँ पर केवल और केवल हमें ये पता चलता है कि काम जो है वो बीते समय में पूरा हुआ है। उसके बाद आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल भी भूतकाल का ही एक रूप है जिसमें क्रिया के रूप से यह हमें पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था लेकिन अभी अभी समाप्त हुआ है, यानी कि भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है, वहां पर आसन्न भूतकाल होता है। और इसके भी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को लिखवाए थे। आगे बढ़ेंगे। मैंने फिर उसके बाद नंबर 3 आपको बताया था पूर्ण भूतकाल, यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि कार्य बहुत समय पहले ही समाप्त हो चुका है, यानी कि कार्य बहुत पहले ही पूर्ण हो चुका है। और इसके भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखवाए थे, उदाहरण लिखवाए थे। जैसे भारत सन 1947 में आजाद हुआ था, तो बहुत टाइम हो गया है भारत को आजाद हुए। रमेश ने पत्र लिखा था, काफी पहले रमेश ने पत्र लिखा था। मोहन बाजार गया था, बहुत टाइम हो गया मोहन को बाजार गए हुए, यानी कि मोहन काफी समय पहले बाजार गया था। उसके बाद हम नंबर 4 में आए थे और नंबर 4 में मैंने बोला था कि हम पढ़ेंगे अपूर्ण भूतकाल। और अपूर्ण भूतकाल को मैंने आप लोग को थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस किया था, थोड़ा सा आप लोग को बताया था कि क्या होता है अपूर्ण भूतकाल। यानी कि क्रिया के, देखिए, जिस क्रिया में कार्य क्या होता है, भूतकाल में आरंभ हो चुका होता है और इस भूतकाल में आरंभ हो चुका था, यानी कि कार्य तो हमें पता चल जाता है कि ये जो काम है ये भूतकाल में आरंभ हो चुका था, लेकिन कार्य अभी समाप्त हुआ है या नहीं, यानी कि भूतकाल में वो कार्य समाप्त हुआ या नहीं, इसका हमें पता नहीं चल पाता है, यानी कि वो अपूर्ण है। भूतकाल जो है वो अपूर्ण है, यानी कि कार्य तो भूतकाल में शुरू हो गया था, इस बात का तो हमें उस वाक्य से पता चल जाता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि वो काम भूतकाल में पूर्ण हुआ या नहीं, या अभी समाप्त हुआ है या नहीं। तो इसको हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो बिल्कुल इसको हम लिख लेते हैं पहले, फिर उदाहरणों से इसको समझेंगे। आप भी उसी प्रकार अपनी कॉपी में लिखेंगे। जिस क्रिया में कार्य भूतकाल में
आरंभ हो चुका है, हो चुका था। भूतकाल की बात हो रही है तो हो चुका था। भूतकाल में आरंभ हो चुका था, इसका पता तो चलता है, लेकिन कार्य समाप्त हुआ या नहीं, इसका ज्ञान नहीं होता, यानी कि इसका पता नहीं चलता। इस बात का हमें पता नहीं चलता कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो ध्यान पूर्वक बिल्कुल समझिए कि जिस क्रिया में कार्य भूतकाल में आरंभ हो चुका है, कोई भी काम है वो हमने भूतकाल में शुरू तो कर दिया है, लेकिन इस वाक्य में हमें इस बात का पता चलता है कि कार्य जो है वो भूतकाल में शुरू हुआ था, लेकिन कार्य समाप्त हुआ है या नहीं इसका ज्ञान हमें नहीं होता है, तो इसे अपूर्ण भूतकाल हम कहते हैं। तो अपूर्ण भूतकाल के कुछ एग्जाम्पल उदाहरण हम यहाँ पर लिखेंगे, जिससे आपको ये चीजें कंफर्म हो जाएंगी। जैसे लड़के खेल रहे थे, लड़के खेल रहे थे। नेहा खाना खा रही थी। सीता गाना गा रही थी। तो यहां पर आप देख रहे हैं, रहे थे, रही थी, रही थी, जो ये शब्द यहाँ पर प्रयोग हुए हैं, इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि कार्य जो है वो भूतकाल में शुरू हुआ था, भूतकाल में प्रारंभ हुआ था, क्योंकि थे और थी शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। थे और थी शब्द को हम किस में प्रयोग करते हैं? भूतकाल में प्रयोग करते हैं। तो थे और थी शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो इसका अर्थ है कि कार्य जो है भूतकाल में शुरू तो हो गया था, लेकिन आप देखिए एक बार सेंटेंस को, वाक्य को फिर से पढ़िए। लड़के खेल रहे थे, लड़के खेल तो रहे थे लेकिन अभी भी खेल रहे हैं, या खेल उन्होंने समाप्त कर दिया है, इस बात का इसमें कोई भी, इस बात के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। नेहा खाना खा रही थी, नेहा खाना खा रही थी अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन उसका खाना समाप्त हो गया है या नहीं ये अभी पता नहीं चला है। सीता गाना गा रही थी, सीता ने गाना गाना शुरू किया था, लेकिन उसका गाना समाप्त हुआ है या नहीं इसका हमें यहाँ पर कोई भी ज्ञान नहीं हो रहा है। तो जिस क्रिया में कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो जाता है इसका तो पता हमें चल जाता है, लेकिन कार्य समाप्त हुआ है या नहीं इसका ज्ञान हमें नहीं होता, इसीलिए हम इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। और इसके उदाहरण भी हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अभी नंबर 5 हम पढ़ेंगे, संदिग्ध
भूतकाल। नंबर 5 में हम पढ़ेंगे संदिग्ध भूतकाल। देखिए संदिग्ध का क्या अर्थ होता है। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध यानी कि जहां पर हमें संदेह हो किसी चीज में, कोई शक हो, कोई अंदेशा हम वहां पर लगाएं किसी चीज का, तो उसे हम कहेंगे संदिग्ध भूतकाल। यानी कि कोई भी चीज कंफर्म ना हो, कंफर्मेशन ना हो, केवल और केवल हम वहां पर संदेह कर रहे हैं, अंदेशा लगा रहे हैं और शक कर रहे हैं किसी चीज पर, तो इसको हम संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। तो संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? जिस क्रिया के जिस रूप से हमें भूतकाल का बोध तो होता है, लेकिन भूतकाल का बोध तो हमें हो रहा है, लेकिन कार्य के होने या न होने पर हमें संदेह है। वहां पर वाक्य में हमें ये तो साफ पता चल जाता है, क्लियर हो जाता है कि है तो ये भूतकाल का यानी कि बीते हुए समय का, लेकिन कार्य हुआ है या नहीं, इस बात की कंफर्मेशन हमें नहीं होती। इस बात पर हम संदेह करते हैं, इस बात पर हमें संदेह होता है। ठीक है, तो इसको हम एक बार लिखते हैं, उसको फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो, किंतु क्रिया, क्रिया यानी कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं, ठीक है, कार्य के होने पर संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो होता है, किंतु कार्य के होने पर संदेह होता है, यानी कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात पर संदेह होता है, इस बात पर हमें कुछ शक है, कार्य हुआ भी है या नहीं हुआ है या कितना हुआ है। जैसे अब हम उदाहरणों से इसको समझेंगे। जैसे तुमने गीता पढ़ी होगी। अजय ने गृह कार्य किया होगा। राजेश ने पत्र लिखा होगा। देखिए तीनों जो यहां पर वाक्य दिए हैं कि तुमने गीता पढ़ी होगी, अजय ने गृह कार्य किया होगा, राजेश ने पत्र
लिखा होगा। तो तीनों जो वाक्य हैं, हमें बिल्कुल वाक्य पढ़ते ही हमें लग रहा है कि ये भूतकाल के वाक्य हैं। ठीक है, तुमने गीता पढ़ी होगी, या अगर ऐसा होता कि तुम गीता पढ़ रहे हो या तुम गीता पढ़ोगे, तो ये तो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात होगी, लेकिन बिल्कुल होगी यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुमने गीता पढ़ी होगी। तो पहले की बात, यानी कि समय, बीते हुए समय की बात हो रही है, यानी कि भूतकाल की बात हो रही है। तो ये तो कंफर्म है कि सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, ये भूतकाल का है। लेकिन यहाँ पर गीता पढ़ी होगी, अब पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, इसमें हमें संदेह है। पढ़ी है तो कितनी पढ़ी है वो हमें कुछ नहीं पता है। अजय ने गृह कार्य किया होगा, अजय ने कल गृह कार्य किया होगा या नहीं किया होगा, इस पर हमें संदेह है। लेकिन गृह कार्य तो कल का था, यानी कि बीते हुए समय की यहाँ पर बात हो रही है। तो अजय ने गृह कार्य किया होगा। अब सेंटेंस, वाक्य जो है वो तो भूतकाल का है, ये कंफर्म है। लेकिन उसने गृह कार्य किया या नहीं, कार्य किया या नहीं, क्रिया हुई या नहीं, इस पर हमें संदेह है, यानी कि इसमें हमें कंफर्मेशन नहीं है। राजेश ने पत्र लिखा होगा, राजेश ने पत्र लिखा होगा, यानी कि बीते हुए समय की बात हो रही है। तो बिल्कुल सेंटेंस को पढ़ते ही, वाक्य को पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि वाक्य तो भूतकाल का है, लेकिन पत्र लिखा है या नहीं, इस बात की कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। उसने कार्य किया या नहीं, इस बात का कोई यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें प्रमाण नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्रिया काम जो है, वाक्य जो है वो भूतकाल का है, लेकिन हुआ है या नहीं उसमें हमें संदेह है। इसीलिए क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के होने का बोध तो होता है, किंतु कार्य के होने पर संदेह होता है, उसे ही हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। आप बिल्कुल ये सारी चीजें अपनी कॉपी में इसी तरह उतारिए, इसी तरह आगे को लिखिए, तो ये आपको सारी चीजें धीरे धीरे और भी अच्छे से कंफर्म हो जाएंगी जब आप इन्हें घर में एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप यही सारी चीजें इंग्लिश में भी पढ़ते हैं और इसी तरह उससे समझते हैं, सेंटेंसेस से समझते हैं। आप अलग अलग तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो वही है हिंदी में भी ये टेंसेस और काल। तो 5 हमारे भूतकाल के भेद जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिए हैं। नंबर 6 जो है, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो यहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है? ये हेतु हेतु मद भूतकाल, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। नंबर 6 है, सारे भूतकाल के जो भेद हैं 6 के 6, ये मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, मैंने आपकी कॉपी में लिखवाए हैं। तो अगर नहीं लिखे हैं तो आप इस तरह भी यहाँ पर लिख सकते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या होता है हेतु हेतु मद भूतकाल? देखिए, जब भूतकाल की क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, अब ये बहुत आपको ये बोलने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल, लेकिन आप जब इसको समझेंगे तो सबसे ज्यादा इजी आपको यही लगने वाला है कि जब भूतकाल की एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो उसे हम हेतु हेतु मद भूतकाल कहेंगे। यानी कि एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है। ठीक है, जहां पर ऐसा होता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, उसे हम हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। बहुत ही ज्यादा अगर आप इसको समझेंगे तो आपको सबसे ज्यादा इजी यही लगने वाला है। आप एक बार इसको लिख लीजिए, जब जब भूतकाल की एक क्रिया, तो अब आपको ये चीज तो पता चल गई होगी कि इस तरह के जो वाक्य होंगे, जहां पर इस तरह के वाक्य होंगे
कि दो उसमें क्रिया होगी तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि यहाँ पर हेतु हेतु मत भूतकाल है। ठीक है, जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे ही हम हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी उदाहरण है, इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। ठीक है, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। तो यहां पर देखिए दो, मैंने कहा ना दो क्रियाएं यहां पर है। कौन कौन सी क्रिया? परिश्रम करना और पास होना। तो दोनों ही जो एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, यानी कि पास होना किस पर निर्भर करता है? परिश्रम करने पर। हम जितना ज्यादा परिश्रम करेंगे उतना ही जो हमारी मेहनत होगी वो आगे फल देगी। ठीक है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती या अच्छी फसल होती। ठीक है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। दो क्रियाएं, वर्षा होना और फसल का अच्छी होना। तो फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर कर रहा है? वर्षा होने पर निर्भर कर रहा है, यानी कि एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है। इसी को हम हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। तो आशा करती हूं कि आपको ये 6 के 6 भेद समझ में आए होंगे। तो बच्चों, आज हमने हिंदी व्याकरण में जो काल है उसमें भूतकाल के सभी 6 के 6 भेद पढ़ लिए हैं। आशा करती हूं कि आपको ये समझ में भी आ रहे होंगे। और आज आपके लिए होमवर्क है कि जो भी हमने 6 भेद पढ़े हैं, इन 6 भेदों के सबके एग्जाम्पल आप अलग अलग अपनी कॉपी में अपनी तरफ से लिखेंगे और फिर कल हम क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि आपको भूतकाल के बारे में कितनी चीजें पता चली हैं, क्या क्या आपको समझ में आया है भूतकाल के बारे में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।